हम आज बात करेंगे रिसर्च सैंपलिंग के हवाले से। हमारे पास सैंपलिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वो होती है कि जिसके अंदर किसी भी चीज का इम्कान होता है, नॉन प्रोबेबिलिटीज के अंदर इम्कान नहीं, वो जिस तरह की हम चाह रहे होते हैं वो इस तरह की होती है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी अच्छी सैंपलिंग क्या होती है, बेसिकली की सैंपलिंग वो होती है कि जिस तरह का हमने डाटा लेना है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। यानी मिसाल, क्योंकि हमने रिसर्च को बाद के अंदर जनरलाइज करना होगा। अगर हमारी रिसर्च के अंदर हमने अच्छा सैंपल लिया होगा, ट्रू सैंपल लिया होगा, रैंडम सैंपल लिया होगा, तो फिर जब हम उसको मास के ऊपर, पब्लिक के ऊपर अप्लाई करेंगे, जनरलाइज करेंगे, तो वो रिसर्च हमारी बड़ी फ्रूटफुल रहेगी कि हमने उसके अंदर जो है वो प्योर लिया है, यानी सैंपल लिया जो जो वाकई ही डिजर्व करता है। रिसर्च विच रिजल्ट्स इन स्मॉल सैंपलिंग एरर, ऐसा जिसके अंदर सैंपलिंग एरर बहुत कम हो। सैंपलिंग एरर से मुराद यही है कि कोई बायसनेस ना हो, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक तरह उसका एनालिसिस किया गया हो। हमारे पास रिसर्च करने के लिए फंड दरकार होते हैं, चाहिए होते हैं, तो फंड्स भी हमारे पास जो होते हैं वो होने चाहिए। कोई हमारी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई हमने कोई एक्स्ट्रा चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं किया होना चाहिए। और इसके अलावा हम उस रिसर्च को कहीं पे भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकें, वो रिसर्च है, अच्छी रिसर्च है। हमारे पास इस रिसर्च के अंदर एक तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन वो लोग हैं जिनसे हम डाटा लेते हैं, यानी जो नए प्रोफेसरों से, टीचर से, जिस तरह के स्टूडेंट से, जिससे डाटा ले रहे हैं वो। फिर उसके बाद फिर ये डिफाइन होना चाहिए कि वो जो लोग जिनसे मैंने डाटा लेना है, वो लोग डाटा देने वाले जो हैं वो फिनिट है कि इनफिनिट है। इनफिनिट से मुराद ये है कि ला महदूद, कोई उसकी बाउंड्री ना हो। और फिनिट जो है वो जहाँ पे हमारे पास जो है वो एक महदूद किस्म के हों, चंद खास लोग हों जिनसे हम डाटा लें। ठीक है। पता हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास से लेना है तो क्लास के 60 बच्चे हैं, यही हमारे पास होंगे। और इनफिनिट जहाँ पे कलाम महदूद हैं, कोई भी हो सकता है वो होगा। ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट बेसिकली वो सिंपल पर्सन, एक सिंगल पर्सन जिससे हम डाटा, वो हमारा सिंगल यूनिट है, सैम्पलिंग यूनिट है। यानी कि जो हमने आउट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 सैंपल मेरे पास हैं, 100 लोग पॉपुलेशन है, उसमें से जो मैंने एक बंदा सिलेक्ट किया है वो मेरा जो है वो सैंपल यूनिट होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम होता है जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं, यानी मिसाल तौर पर मैंने 100 बंदों से लेना है, तो वो 100 बंदों की लिस्ट, फला फला लोग हैं। ठीक है। उनका प्रॉपर रिसर्च के अंदर हम अपने डिफाइन कर, जैसे मिसाल मैंने जब की थी रिसर्च, तो मैंने अपना सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड किया कि टोटल 7 कॉलेजेस हैं, मेन कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट हैं के अंदर, उनके प्रोफेसर से डाटा लेना है। टोटल 239 प्रोफेसर हैं मेन कॉलेजेस के अंदर। अब 239 मेरा सैंपल फ्रेम था, तो ये इन लोगों से मैंने डाटा लेना है, और जिनके अंदर जिनसे 148 लोगों से डाटा लेने के अंदर मुझे सक्सेस मिली। साइज ऑफ सैंपल, सैंपल का साइज कितना होगा, यानी नंबर, कितने नंबर जो है वो होंगे, वो हम देखते हैं। और लेकिन ये भी है कि ना तो सैंपल इतना ज्यादा होना चाहिए कि आप, ना इतना कम होना चाहिए। अभी जैसे कल दोस्त एक पूछ रहा था कि सर मैं एमफिल कर रहा हूँ और मैंने डाटा लेना है और मैंने 4 स्कूल सिलेक्ट किए हैं और उसके पीछे क्या ये काफी रहेंगे, तो मैंने कहा ये काफी नहीं रहेंगे। अगर आप 10-12 लोगों का सैंपल लेके, सर्वे सर्वे के अंदर हमें काफी ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। अब उन 10-12 टीचर का आप डाटा लेके सर्वे करोगे ना, तो ये कभी भी एमफिल लेवल पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपसे 100 प्लस जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं कि आप जो है वो डाटा लें। बाकी ये होता है कि हमारी जो ओवरऑल जितनी पॉपुलेशन होती है ना, टोटल की, उसमें से हमने कितना सैंपल लेना है वो हम उसमें देख रहे होते हैं कि भाई, देखिए रिसर्च कोई काम बगैर पैसे का नहीं होता। तो रिसर्च के अंदर पैसा लगता है, तो हमें पहले बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि इतना बजट दरकार है, यहाँ यहाँ एक्सपेंसेस होंगे, कौन कौन सी मेरी लिमिटेशन डिलिमिटेशन हैं। तो बगैर वो हमें फंडिंग को देखती हुई चीजें जो है ना करनी चाहिए। तो इसके अलावा जो रिसर्च सैम्पलिंग है, इस डाटा कलेक्टिंग, सोशियोलॉजिकल सर्वे, पॉपुलेशन लॉट टेक्निक, लार्ज पॉपुलेशन, ये हम सारी चीजें देख रहे होते हैं कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, कौन सा तरीकेकार इस्तेमाल करना है, कितनी मेरे पास पॉपुलेशन है। जो सैम्पलिंग की टाइप्स हमारे पास दो हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लॉटरी सैंपल भी कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि इक्वल चांसेस ऑफ फॉर होल पॉपुलेशन। अगर मेरे पास जो है वो 100 की पॉपुलेशन है, तो अब 100 में से किसी भी बंदे का नंबर आ सकता है, इक्वल चांस है। यानी ये नहीं है कि 100 में से फलां, इस तरह के लोगों का, ये जो मोटे लोग हैं उनका नहीं आएगा, फलां जो उसमें से ज्यादा लाइक है उनका नाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है।
बल्कि रैंडम सैंपलिंग के अंदर 100 में से किसी भी शख्स का नाम आता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी इक्वल चांस नहीं है। हम उसके अलावा एक बायसनेस होती है, हम जिसको सूटेबल समझ लेते हैं हम वो कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की हमारे पास चार टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? किसी भी शख्स से रैंडमली डाटा लेना। मेरे पास 100 लोग हैं, उन 100 लोगों से डाटा लेना, किसी भी शख्स का। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, किसी को भी ले लेना। ये होल पॉपुलेशन से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना, कोई स्पेसिफिक टेक्निक मैंने इस्तेमाल नहीं करना। तो सामने आए मतलब उसमें से जो मुझे अच्छा लगे, मैं जो मेरी हो, मैं तो किसी को भी वहां से मैं ले लेता हूँ। तो इक्वल चांस है। जैसे अब देखिए ना, आप वो पर्चियां डालते हो, आप कमेटी वगैरह तो आपकी पर्ची जो है वो अब इक्वल चांस है, तो किसी का भी नंबर आ सकता है। कोई यहाँ पे बात में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इक्वल चांस है। इस बार लार्ज पॉपुलेशन, जब हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन हम ये यूज करते हैं, और ये कंप्यूटर की जरूरत होता है, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे मैंने सिटिंग प्लान बनाना था अपने कॉलेज का पेपर लेने। अब सिटिंग प्लान बनाने के लिए 110 स्टूडेंट हैं। अब मैं उनको कैसे हर बार जो है ना वो उनके जो रोल नंबर हैं वो इधर उधर शफल करूं। मैंने रोल नंबर की लिस्ट उठाई, मैंने उसको चैट जीपीटी को दी कि मेरा सिटिंग प्लान बनाना है और ये सारे रोल नंबर इंक्लूड होने चाहिए, बस इनको शफल कर दो इधर उधर। उसने शफल कर दिया। क्योंकि मैंने 6 पेपर देने थे, मैंने उससे कहा कि 6 दिन के ऊपर कर दो। यानी एक दिन का मैंने उसे कॉपी करके अपना अरेंज कर दिया, दूसरे दिन का, तीसरे का, उसने हर दफा डिफरेंट कर दिया। तो मेरा जो है ना वो चंद सेकंड सेकंड के अंदर मुझे उसने डिफरेंट शफल करके उसने मुझे एक प्लान दे दिया। ये वो रैंडम सैंपल, मैंने किसी भी शख्स को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं बिठाया, कोई नहीं। तो एक रैंडम सैंपल, ये वाली होती है सिंपल रैंडम। ठीक है। उसके अंदर ये देख सकते हैं आप लोग, पॉपुलेशन है और किसी को भी उठा रही है यहाँ पे सैंपल, सिंपल ग्रुप के अंदर। मगर देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे वाली लाइन के अंदर 3 ब्लू हैं और 2 जो है ना वो येलो है। तो हमने कोई नहीं देखा और हमने उसमें से 2 उठा लिए, जौन से मर्जी दोनों बिलू आ गए हमारे पास। ऊपर वाले के अंदर हमने सैंपल उठाया, हम 2 आ गए। तो हमारी ये मतलब ये हमारी कोई इसके अंदर सिलेक्शन नहीं है, बट जो उसमें से आ जाए। एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया उसको आप ना इसको पढ़ लीजिएगा। वही चीजें जिसके अंदर हम खुद से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी को भी मौका मिल जाता होता है। सैंपल होते हैं क्या, कोई बस बायसनेस नहीं होती, तमाम लोगों को इक्वल चांस मिल जाता है। और इसके अलावा हमें जो है वो डिसएडवांटेज ये हमें कंप्लीट लिस्ट चाहिए होता है, उनको अरेंज करना लार्ज पॉपुलेशन का बड़ा मसला होता है, लेकिन पहले मसला होता होगा। अब ये चीजें जो है ना वो ज्यादा मसला नहीं है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इसके अंदर हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं हर nth पर्सन, हर जो है वो तीसरा बंदा, फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर बंदे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ हर क्लास का हर बेंच का तीसरा बच्चा जो मुझे डाटा देगा, nth नंबर, फोर्थ नंबर। फिर तो मैं किसी गली में जाता हूँ, मैं कहता हूँ हर पांचवें घर से मैं डाटा लूंगा, हर क्लास के चौथे स्टूडेंट से डाटा लूंगा। तो एक तरतीब बना लेते हैं, एक इंटरवल रख लेते हैं, एक स्पेसिफिक गैप रख लेते हैं कि हर इतने गैप के बाद अगला बंदा, इतने गैप के बाद अगला बंदा। ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा, फिर उसके बाद 2 छोड़े पांचवा, फिर 2 छोड़े आठवां, फिर 2 छोड़े, इस तरह करके हम जो है वो ले रहे हैं। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि हम अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की जो है ना, जैसे मजहब की बुनियाद पे, जैसे किसी क्वालिटी की बुनियाद पे, रिलीजन हो गया, एज हो गया, एजुकेशन, जेंडर, कास्ट, हम उनके क्लासेस बना देते हैं, सब ग्रुप्स बना देते हैं। यानी हम कहते हैं जी मजहब के नाम पे करें, तो हम कहते हैं भाई मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, क्रिश्चियन अलग हो जाए। और इसी तरह एज के हिसाब से, हाँ जी 30 साल से कम वाले, 30 से 40 साल वाले, 40 से 50 साल, हमने एजुकेशन, हाँ जी जो आपने से एमए किया हुआ है, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, जिन्होंने पीएचडी की है, जेंडर मेल फीमेल थर्ड, ट्रांसजेंडर, इसी तरह कास्ट कौन सियाल हैं, चौधरी हैं, मलिक हैं। तो आप इन सबको एक सब ग्रुप, अब सब ग्रुप बनाने के बाद उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका सैंपल ले लेते हैं रेंडमली। मिसाल के तौर पे मैंने किया, देखो मजहबी तौर पे किया, 90 मुसलमान हैं, 6 ईसाई हैं, 4 जो है वो यहूदी हैं। ठीक है। अब मेरा जो डाटा लेना है वो मैंने लेना है 20%, कितना लेना है 20%। अब 90 का 20% कितना हो गया, 18% हो गया। 90 का 20% 18 लोग हो गए मतलब। और उधर से मैंने लेने हैं 6 लेने हैं क्रिश्चियन, तो एक इधर से आ जाएगा, समझ ले वो यहूदी एक उधर से आ जाएगा। तो इस तरह करके मैंने एक जो है रैंडम, यानी उसके उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उनसे डाटा ले लेते हैं। इस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। बायोस नहीं होती, ये भी रैंडम होती है, पहले सभी लोग बना लिए फिर उनमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लिए।
यहाँ पे आप एग्जाम्पल में तो देख सकेंगे कि पॉपुलेशन कितनी लिखी हुई है, इसके अंदर हमने क्या किया, उनको सिस्टमैटिकली हमने उससे डाटा ले लिया। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होता है कि हम मिसाल तौर पर हम ग्रुप्स बना दें, वहाँ सब ग्रुप, यहाँ सिर्फ ग्रुप्स बना दिए। हम ये कहते हैं कि मैंने डाटा लेना था और डाटा मैंने 10 गाँव से लेना था, मेरे गाँव से 10 गाँव से लेना था। तो मैंने उसमें रैंडमली एक गाँव सिलेक्ट कर लिया और मैंने कहा जो इस गाँव का रिस्पॉन्स होगा बाकी 9 गाँव भी यही सोचते हैं। या इसका ये कर दें कि जैसे मैं ना, हमारे स्कूलों के क्लस्टर होते हैं, यानी एक हाई स्कूल के अंदर अगर 10 प्राइमरी स्कूल आते हैं वो हमारा क्लस्टर। अब 10 स्कूलों में से हम किसी एक स्कूल को रैंडमली उठा लेते हैं, डाटा ले लेते हैं। तो हम जो है वो उसको रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और पूरे ग्रुप को उठा रहे हैं, पूरा ग्रुप ले रहे हैं। तो मतलब उस 10 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप उसका ले लिया क्लस्टर सैंपल, रैंडमली एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेना और बाकी पूरे ग्रुप को छोड़ देना क्लस्टर। इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हम जो सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है, आपको मर्जी देख रहे होते हैं, जो हमें सूटेबल लगता है हम वो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ कन्वीनियंस सैंपल, कन्वीनियंस सैंपल ये है, पहले जो इसकी टाइप है कि आपने डाटा लेना है तो आप घर से निकलते हैं, जो आपको घर से पहले मिल जाता है, जो आपको, आप निकले दुकान के ऊपर कुछ लोग खड़े थे या आप एक माल के अंदर गए तो वहीं से आपने 20 बंदों का डाटा लेना था, तो आपको जो पहले 20 बंदे मिले ना, आपने उनसे डाटा ले लिया और अपने खाना पूरी पूरी कर लिया। यानी बड़ी आसान सैम्पलिंग है, चीप सैम्पलिंग है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जो मिला उससे ले लिया। चलो यार, अब घर में 3 4 बंदे थे, इससे डाटा ले लूँ, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगा, अगर मेरे से बंदा निकला है और उसको पहले 5 बंदे जो मिले नहीं, उनसे डाटा ले लिया, ये इसी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। उसके बाद इसको खुद पढ़ लीजिएगा, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है लिखे हुए। परपोजिव सैंपल, परपोजिव सैंपल ये होता है कि जिसके अंदर हम अपनी जजमेंट दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने डाटा लेना है गांव से, तो मुझे पता है यार गांव का फलां बंदा पढ़ा लिखा है, फलां अच्छा शऊर वाला है, मैं उन्हीं को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं उनसे जाकर डाटा लेता हूँ। तो मतलब इसके अंदर मैं अपनी एक परपोज, एक ओपिनियन बन गई है, मेरी मेरी एक परपोज बन गई है कि कौन सा बंदा मेरी रिसर्च के लिए सूटेबल है, उसी से डाटा लिया। हर अरे गहरे पे डाटा में लिया जाए, जिनको रिसर्च की समझ ही नहीं आती, क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती, जो फेल नहीं कर सकते, उनसे डाटा कैसे लूँ, बल्कि वो जो लोग समझ सकते हैं, जिनको बात की समझ, उनसे डाटा लीजिए प्रपोजल सैंपल। उसके बाद जो है वो कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग के अंदर ये होता है कि हम यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर रहे होते हैं डाटा के ऊपर। वो टेक सम रेशियो ऑफ डाटा फ्रॉम सम होमोजेनियस ग्रुप, हम तो क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पर देखें, आपने लेना है डाटा साइकोलॉजिस्ट से, और वो लोग जो जिनकी 10 से 20 ईयर जो है वो एक एक्सपीरियंस है। अब आप देखते हैं कि एक शहर के अंदर मुझे 10 से 20 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले मतलब जो लोग मुझे मिलेंगे वो तो बड़े कम हो गए, और जितने मिलेंगे मैं सबसे डाटा ले लूँ। ठीक है, यानी वो लोग ये कहते हैं कि 50 साल की उम्र से ऊपर जितने लोग हैं मुझे डाटा दे दें। तो ये वाली जहाँ हम एक क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं, कोई शर्त रख देते हैं, कोई उसमें कोटा सैंपलिंग से बोलते हैं कि जहाँ हमने खास तरतीब रख दिया, उस खास एक फार्मूला बता दिया, उसके अंदर जो भी आ रहे हैं उन सबसे डाटा ले लिया। साइकोलॉजिस्ट हो गया, डेंगू पेशेंट हो गए, जिसके 40 से 50 साल के दरमियान के बंदे जो है वो फलां फील्ड के डॉक्टर आ जाएंगे, उस सभी से डाटा ले लेना, कोटा सैंपलिंग। इसके अलावा स्नोबॉल सेंटर ये होता है कि जैसे आप देखें ना, ऊपर से पहाड़ से पत्थर फेंके ना, वो नीचे बर्फबारी से लड़कता लड़कता एक बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा, तो उसके साथ बर्फ लिपटती लिपटती वो एक बड़ा। इसी तरह जो स्नोबॉल सैंपलिंग है ना, इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपको रिसर्च का पता नहीं है, यानी अगर आपको नहीं पता कि मैं मिसाल का डाटा लेना है कोविड 19 जिनको हुआ है ना, उनसे डाटा लेना। अब मुझे पता ही नहीं है कोविड 19 वाले लोग कौन कौन से हैं, बस मुझे एक बंदे का रेफरेंस का पता है जो मेरे दोस्त से कोविड हुआ था। मैं अब उसके पास जाता हूँ, उससे डाटा लेता हूँ, उससे कहता है यार मुझे 2 बंदों के और बता दें, जो बंदे ना जिनका आपको पता हो कि आप कहीं हो सकता है आपके इर्द गिर्द बैठते हो, आप जानते हैं जिनको कोरोना हुआ, तो मुझे बता दें। वो मुझे 2 बंदे रेकमेंड करता है, मैं उनसे डाटा लेता हूँ, फिर उन उन 2 बंदों को कहता हूँ कि यार मुझे दो दो आगे बता दो, वो फिर दो दो आगे बताते हैं, फिर उससे आगे इस तरह करके मैं ये डाटा लेता हूँ, स्नो बाल सैंपलिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज बड़े आसान से हैं, ये आप एकदम खुद रीड कर लीजिएगा। लेकिन किसी को इस बेसिक टाइप के अंदर किसी कंसेप्ट की समझ ना आई है। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड ये होता है स्पेसिफिक, तो जनरल हम जा रहे होते हैं, जबकि डिडक्टिव के अंदर हम जो है वो डिडक्टिव डिडक्टिव के अंदर
इंडक्टिव के अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्टिव के अंदर जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। मतलब ये कि इसके अंदर जो हमारे पास इंडक्टिव है ना, हम बच्चों को पहले क्लास में जाते हैं उनको मिसालें देते हैं, तमहीद बांटते हैं, बात को शुरू करने के लिए पूरा ग्राउंड सेट करते हैं। तो ये इंडक्टिव अप्रोच होती है जहाँ हम बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो बड़े शुरू से लेके चलते हैं चीज़ों को, आसान से मुश्किल की तरफ चलते हैं। ये इंडक्टिव नेचर होता है। डाइवर्जेंट होता है, इसके बहुत आगे फैलता जाता है, फैलता जाता है। कहीं तो abstract है, इसके अंदर पहले हम कंक्रीट चीज़ों की बात करते हैं, फिर हम डिस्क्रीट की बात, एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कंक्रीट वो चीज़ें जो फिजिकली मौजूद होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें जो हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, फिजिकली मौजूद नहीं होती। इसी तरह रिडक्टिव जो जनरल टू स्पेसिफिक है, कन्वर्जेंट इन नेचर है। एक ख्याल की तरफ हम जा रहे होते हैं, इन कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं हम। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट को कंप्लीट पहले हम एब्स्ट्रैक्ट ख्यालों वाली दुनिया से हम जो है वो कंक्रीट की तरफ जा रहे होते हैं। कंसेप्ट इसके अंदर पहले देते हैं, रूल्स बाद में बताए जाते हैं, नॉन टू अननोन चला जाता है, ये ओपन एंडेड होते हैं इंडक्टिव वाले। इंडक्टिव वाले क्या होता है, पहले रूल्स बताए जाते हैं, फिर एग्जांपल दी जाती है, क्लोज एंडेड होते हैं, और ये पहले अननोन से नॉन की तरफ। ये जो इंडक्टिव है बॉटम अप है, नीचे से हम ऊपर जाते हैं, पहले आसान चीजें, फिर समझ फिर समझ। तो ये बहुत सारे एक ही चीज के बहुत डाइवर्जेंट है नेचर है। डाइवर्जेंट मतलब एक चीज के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। ये टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे है, कन्वर्जेंट है, फिर हर चीज का एक सिंगल सोल्यूशन होता है, एक ही मसले का हल है। स्टूडेंट को नोटिस करना, उनको प्रोबेबल सोल्यूशन देना, हाँ जी ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लो। इसके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है, टीचर खुद पढ़ाता है, और सोल्यूशन एक यकीनी होता है। किसी चीज का कोई इसमें नहीं होता कि इसका सोल्यूशन और निकल सकता, तजर्बा नहीं करना, बस यकीनी बात है। इसके अंदर डीप कंसेप्ट होता है। इंडक्टिव के अंदर बड़ी हम एग्जाम्पल टू फार्मूला तरफ जा रहे होते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, जबकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। डिडक्टिव में प्रिडिक्टेबल अंदाजा लगाया जा सकता है, और पहले फार्मूला बताया जाता है, एग्जाम्पल बाद में आती है। न्यू नॉलेज इसके अंदर बनता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। इसके डिडक्टिव के अंदर पूरे नॉलेज को हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट बेस्ड। इंडक्टिव मेथड ऑफ डिस्कवरी, इसके अंदर मेथड होता है, इसके लॉजिकल रीजनिंग जो होता है। और डिडक्टिव के अंदर कोई चीज का शुरू से लेकर एंड तक आप रिवाइज कर जाते हैं, तो उसके अंदर रीजनिंग होती है, वो इंडक्टिव के अंदर है। चाइल्ड बच्चा पहले फर्स्ट हैंड नॉलेज लेता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोरेटरी आइडियाज वगैरह, और इसमें एक्सप्लेनेटरी आइडियाज आते हैं, इंडक्टिव के अंदर लीनियर आइडियाज होते हैं, मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है। फुल्ली एक्टिविटी होती है इंडक्टिव के अंदर, एनालिसिस बेस्ड होती है, जबकि जहाँ पे चाइल्ड जल्दी जल्दी कर देता है काम, डिपेंडेंस होता है, लेस क्रिएटिविटी होती है, और स्पीड एक्यूरेसी भी होती है। अपवर्ड है मेजर क्रिएटिविटी है, डाउनवर्ड है मेजर इंटेलिजेंस। जो डिडक्टिव होते हैं उसके नतायज यकीनी होते हैं। ये होगा, ये सख्त बेस जैसे बात होती है। और इंडक्टिव के जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, प्रोबेबल होता है, कुछ भी मुमकिन है। लिमिटेशन, डिलिमिटेशन। लिमिटेशन होती है रिसर्च की मजबूरी, रिसर्च की मजबूरी। यानी देखिए, आप डिलिमिटेशन ये सर्च करते हैं कि मैं जो है वो ये रिसर्च इतने स्कूलों से डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, इतने से, यानी ये रिसर्च इतने वास्ट में नहीं की जा सकती, इतने लोगों से डाटा लेंगे, ये रिसर्च डिलीवरी। लिमिटेशन के अंदर हम ना अगले के ऊपर डाल रहे होंगे, कोई खुदाई आफत आ गई, वो काम जो हो ही नहीं सकता। यानी मिसाल तौर पे मैं उस कश्मीर में नहीं जा सकता, मैं उन इलाकों से डाटा नहीं ले सकता। जो मेरी मजबूरियां होगी, जहां मैं पहुंच नहीं सका, जहां पे अभी गैप बाकी है, वो डिलिमिटेशन लिमिटेशन होगी। और जहां पे मैं जो है वो रिसर्च को मैंने थोड़ा सा महदूद किया, शॉर्ट किया, कोई बाउंड्री सेट की कि मैं इतने स्कूलों से डाटा लूंगा, इतने लोगों से लूंगा, मैं खुद रिसर्च को मैंने मजबूर किया है, कम से वो डिलिमिटेशन है। पढ़ लीजिए। वेरिएबल, वेरिएबल की हमारे पास नॉन 9 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। आपको सिर्फ 3 वेरिएबल की टाइप आप याद रखें। बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल वो चीज जिस चीज के ऊपर इफेक्ट करती है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू उसकी जो है वो बदलती रहती है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल तो वो होते हैं जो क्वांटिटेटिव सूरत के अंदर होंगे, स्टेज के अंदर। और क्वालिटेटिव वो हो गए जैसे जेंडर, कैटेगरी, ओपिनियन, तो इसका जो कुछ चीजें क्वालिटेटिव होती हैं, कुछ क्वांटिटेटिव। तो ये हाइपोथेसिस या वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव, उससे क्वालिटेटिव होते हैं। असल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे के ऊपर असर करता है, किसी चीज को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो ये वाली चीजें जो है वो इंडिपेंडेंट होंगी। और जबकि जो डिपेंडेंट होंगी, जिसके ऊपर असर होता है, जो असर करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंटरवीनिंग वेरिएबल या मेडिएटिंग वेरिएबल वो होते हैं जो दरमियान के अंदर आके, इन सारे इंटरवीनिंग हो गया, मॉडरेटर हो गया, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो गया, ये वाले इंटरवीनिंग काम सब पहले जो दरमियान में आके रुकावट करेगा। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, किसी ने मुझे तंग कर दिया है, बिजली नहीं है,
तो इस ये सारी चीजें जो बहस असर कर रही होती हैं, जिनका हमारे साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, वो वाले जो है ना इसके अंदर एक्सटेंसिबल वगैरह के अंदर कंट्रोल भी हो। तो आपको पता है कि वो तो हम ओल्ड ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। वो रिसर्च के अंदर मेथोडोलॉजी की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले तो आप रिसर्च को जो है वो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और उसके बाद आप रिसर्च को डिजाइन करते हैं, डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, ये वो साइंटिफिक स्टेप की तरह ही इसके अंदर जो है वो बेस्ट बातें। तो बस यही तक करते हैं। कल हम जो है वो स्टैट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल स्टैट के हवाले से बात करेंगे। आज प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव और मेथोडोलॉजी, कोई नहीं ऐसे बात। ओके स्टूडेंट।